नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपकी वो जो वीडियो के जो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं उसमें सेकंड मॉडल पेपर है। पहला मॉडल पेपर अपन पहले कर चुके हैं, ये #2 है। सेकंड मॉडल पेपर है वीडियो के लिए। जिन बच्चों का वीडियो मेंस का एग्जाम है नवंबर के अंदर, उनके लिए मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं अपन, मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। इनको अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस को नए अंजाम मिलेगा और आप एग्जाम के अंदर सफल होने में जो 24 क्वेश्चन सारे मैथमेटिक्स के 30 नंबर के, उनमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का मॉडल पेपर मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कौन सा लैंग्वेज देखिए आप बोर्ड पर नोटिस कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका 1 मिलीलीटर सेम लोशन में 50% एल्कोहल है। तो शुरुआत में जो एल्कोहल का जो प्रतिशत है वो 50% है और बाद में भी जो एल्कोहल का जो प्रतिशत है वो 50% है, मतलब दोनों प्रतिशत एल्कोहल के भी है। और इसमें मिला क्या रहा है बताओ? पानी मिला, क्या पानी मिलाया जाए, मतलब पानी मिला रहा है। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों प्रतिशत एल्कोहल के मिला पानी रहा है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें 2 मिलाने से पहले की कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलाने से पहले 9 का 50% था और मिलाने के बाद मान लीजिए x मिला दिया तो 9 + x का 30% हो गया। पहले मिलाने से पहले कंडीशन में क्या था? 9 का 50% था और मिलाने के बाद 9 + x का 30% हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? 0 से 0 काट दीजिए, आप ऐसे काट सकते हैं। आप 3 से 9 काट दीजिए आप 3 बार, और परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो आप कह सकते हैं आप 5 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 9 + x। 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 15 में 9 कटेगा तो आपको कितना आ जाएगा? 6। ये आ जाएगा एग्जैक्टली 6 मिलीलीटर। तो 6 मिलीलीटर आपको मिलाना पड़ेगा पानी, तब जाके आप कह सकते हैं कि उसमें एल्कोहल की जो मात्रा है 50% से 30% रह जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजी है और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रतिशत से पूछा गया था, मिश्रण पर आधारित प्रश्न था, एग्जाम में काफ़ी अच्छा पॉसिबल हो सकता है और इसका जो कंसेप्ट वेरिएंट है बहुत अच्छा, इसलिए अपन ने लिया आपके सामने। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करना गौर से देखिए। किसी नगर की 30,000 की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। देखो 3 लाख की जनसंख्या है, 3 लाख की जनसंख्या, उसमें 1,80,000 पुरुष है। तो पहले मैं पुरुषों की संख्या लिख देता हूँ। तो पुरुष है जो 1,80,000 है, ठीक है। 50% जनसंख्या साक्षर है, ठीक है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या बताइए। देखो 50% जनसंख्या साक्षर है तो आप क्लियरली कह सकते हो अगर 50% जनसंख्या पढ़ी लिखी है तो अनपढ़ कितने हो गए? बाकी 50%, हम ऐसा कह सकते हैं आपके सामने। अब 1,80,000 पुरुष भी है, 1,80,000 क्या बताओ? पुरुष है। अब 1,80,000 पुरुष तो महिलाएं कितनी हुई? 1,20,000 है ना। और 1,20,000 तो आपसे कितना बोला आपके सामने? देखो 70% तो पुरुष साक्षर है ना। 70% तो क्या बताओ? पुरुष साक्षर है। तो साक्षर महिलाओं की संख्या बताइए। तो देखो 70% पुरुष साक्षर है, हाँ ना। तो ऐसा कह सकते हैं अपन 1,80,000 पुरुष है, उसमें 70% पुरुष साक्षर है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो 70% निकाल सकते हैं अपन, इसका पता चल जाएगा पुरुष कितने साक्षर है। और 50% जनसंख्या तो साक्षर है इसे, ऐसा कह सकते हैं अपन। और 50% जनसंख्या में अपन पुरुष तो अपन को दे रखे 1,80,000, ठीक है। और 70% पुरुष साक्षर है, तो कह सकते हैं आप 2 0 से 2 0 कट गया, ये 3 0 ऐसे कैसे ले लिया अपन ने, है ना। 8 7 56 हासिल 5 हो गया, 1,26,000 हो गया। 1,26,000 पुरुष साक्षर है भैया। अगर 1,26,000 पुरुष साक्षर है तो महिला साक्षर कितनी बची? तो आपको पहले ही बोल दिया ना 1.5 लाख, आधी जनसंख्या। इसमें 3 लाख में से 1,50,000 ही साक्षर है, इसमें से 1,26,000 तो पुरुष साक्षर हो गए, तो बाकी महिलाएं बची। महिलाएं कितनी साक्षर बची भी है? 24,000 महिलाएं। तो महिलाओं की अगर हम कहें 24,000 महिलाएं साक्षर है भैया। कितनी महिलाएं साक्षर है? 24,000। ये प्रतिशत क्वेश्चन लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लॉजिक के क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है। अगर लैंग्वेज को पढ़ोगे आप तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएगा और कम समय में आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, नोटिस कीजिए। 427 रुपये को ए बी सी में के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और 6 का 7 गुना बराबर है। ए का 3 गुना मतलब 3A, बी का 4 गुना मतलब 4B और सी का 7 गुना मतलब 7C। ये सब बराबर है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
तो पहले देखो अनुपात निकालना पड़ेगा, उसके बाद पॉसिबल है। तो देखो पहले तो आपको a अनुपात b निकालना पड़ेगा। a अनुपात b निकालने के लिए आपको पता है कि जो a के नीचे b घुमाओगे तो पीछे वाले संख्या के नीचे ये घुमाना पड़ेगा। तो आपका a अनुपात b का मान 4:3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ b अनुपात c का मान निकाल सकते हैं आप। तो b अनुपात c का मान निकालोगे तो पहले क्या लिख लोगे 7, अब क्या लिखोगे आप 4। ये b अनुपात c आ गया। थोड़ा सा अनुपात काम आ रहा है और फिर एंड में आपका बंटवारा कर देंगे अपन तो औसत काम आ जाएगा, हाँ ना। ऐसा पॉसिबल है। तो कोई भी क्वेश्चन अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है वैसे तो a अनुपात b का मान कितना है 4:3 और ये 7:4, ठीक है। बस आपको उल्टा एन बढ़ाना है जिसमें आंसर कर सकते हैं ये लो, जिसके बीच में लाइन है उसी को गुणा कर दीजिए आप। 4 को 7 से गुणा क्या हो जाएगा आपका 28, 7 को 3 से गुणा क्या हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 4×3 12। अगर संख्या कट रही है तो काट दो और नहीं कट रही है तो मत काटो भैया। वैसे लग रहा है ये संख्या कट नहीं रही है किसी से भी, है ना। नहीं कट रही तो मत काटो, कोई जरूरी भी नहीं है कि काटे है ना, तो काटना जरूरी भी नहीं काटे। चलो अब अपन कह सकते हैं आपके सामने टोटल भाग दे रखा है 427 रुपये ऊपर दे रखा है। देखो तो यहाँ टोटल जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 40, 51 आ रहा है। कितना आ रहा है 51। तो आप कह सकते हैं 51, ये लो 51 बराबर 427 रुपये। 51 बराबर 427 रुपये। अब चाहो तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, है ना, और 51 से काट सकते हैं। अगर 51 का पहाड़ा नहीं आता आपको तो आप देखो 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा फिलहाल। 1/3 नहीं कट रहा है, लगभग संख्या पॉसिबल है। देखो क्योंकि यहाँ पर जो संख्या अपन ने ली है मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 गुना 3 गुना सही लिया है और 7 और 4 लिया, ये भी सही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7:4, 7 × 28 से 7 × 21 भी लिया है, सही बात है, और 4×3 12 भी लिया है। तो अब सही लिखे अपन ने बिल्कुल सही 61 हो रहा है, लेकिन ये 40 61 हो रहा है, थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो गई। ये 61 हो रहा है, 61 बराबर हो रहा है। अब 61 बराबर ये हो गया तो 61 का पार्ट आप बोल सकते हैं, आप काट सकते हैं उससे, या फिर कोई और संख्या ले लो जिससे कट जाए। डायरेक्ट 61 से काट दीजिए आप। 60 का पार्ट आप बोल दीजिए, 60 में से भी 4 बार 240 हो जाएगा, है ना। 4 बार कितना हो जाएगा 5 बार 300, 5 बार 300 होगा और ये 6 बार 7 बार कट जाएगा पूरा। तो 1 बराबर ये 7 बार कटेगा टोटली। अब आपसे क्या पूछा, आपसे सी का हिस्सा बताइए। तो सी का हिस्सा कितना गुना के बराबर बताओ, 12 बराबर। तो अब 12 बराबर निकाल सकते हैं अपन। तो 12 से दोनों साइड गुणा कर दो, 12 बराबर 12 7 84। एग्जैक्टली जो सी का हिस्सा होगा वो मात्र 84 रुपये होगा भाई, 84 रुपीज़, ठीक है। ये सी का हिस्सा होगा आपका 84 रुपये। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अनुपात समानुपात क्वेश्चन है लेकिन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम पॉसिबल वेरिएंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अगला क्वेश्चन सिक्कोपादक प्रश्न अनुपात समानुपात का। एक में 2 रुपये 50 पैसे और 25 सिक्कों के रूप में 3:5 में समानुपात में 51.25 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया जो सिक्के निकालने हो ना उसके अनुपात को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो आपको 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो 50 पैसे का अनुपात आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 50 पैसे का अनुपात कितना आप नोटिस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दे रखा 50 पैसे, तो अनुपात कितना है 5, ये लिख दिया 5 आपने। गुणा में वह राशि आती है जिसको बांटना होता है, तो बांटना आपको 51.25 है, ये लिख दिया आपने। नीचे आता है रुपये और अनुपात का गुणनफल। तो पहले भैया 2 रुपये हैं, 2 रुपये को 3 से गुणा करेंगे, तो मैंने लिखा 2 × 3, फिर प्लस, फिर 50 पैसे हैं और अनुपात 5 है। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपये और अनुपात लिख दिया ये 5, ये लो। फिर क्या है आपका 25 पैसे हैं, इसका मतलब होता है 1/4 और अनुपात दे रखा है आपको 7। इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको 50 पैसे सिक्कों की संख्या आपके सामने आ जाएगी और आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो कैलकुलेट भी कर देते हैं अपन। ये 5 × 51.25 ऐसा लिख दो। नीचे लस ले लो आप, अनाथ लस कितना आ जाएगा आपका, देखो ऐसे ले ले 4 लस आ जाएगा, ये 4 लस, 4 लस आ गया। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हो आप। 4 बार जाएगा, 6 ऊपर है, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 2 बार जाएगा, 5 को 2 से गुणा किया 10 हो जाएगा। 4 × 4, सॉरी ऊपर संख्या भी अपने 2 बार गया 10 आ गया, सही आ गया। अब 4 बार दिया, 1 बार गया तो 7 आ गया। अब ये क्या करो, 4 पलटा मार के ऊपर भेज दो और 10 बोलो 2 अंकों आगे नीचे 100 का भाग लगा दीजिए आप। बाकी सब ऐसा कैसा लिख दीजिए। 5 × ये इस प्रकार से लिख दिया आपने 4। अब नीचे एक तो संख्या को जोड़ 100 आ जाएगा, ये 100 तो लिख ही दिया अपना, पॉइंट हटा उस वजह से। अब इनको जोड़ो कितना आ गया 34, 34 और 7 कितना होगा 41, ये 41 हो गया।
अब जो कट रहा है उन सबको काट देंगे भैया, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा और जो भी आंसर होगा पर देख लेंगे। 4 से काट दीजिए 25 बार और 5 से काट दीजिए 5 बार, फिर 5 से काटो 1 बार, 1 पंजे 5 0, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, ये कट गया आपका। अब डायरेक्टली चाहो तो 41 का पार्ट आप बोल सकते हैं आप, 41 एकम 41, 41 दूनी 82, ठीक है, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा आपका 82। अब 82 हो गया, कितना बच गया 20 बच गया, 205 हो गया, 205 हो गया, 41 पंजा 205 हो जाएगा, 41 पंजा 205 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपये। या सिक्कों की संख्या पूछिए तो रुपये में नहीं है तो सिक्के, आप कहते हैं 25 सिक्के, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 25 सिक्के, मतलब 25 सिक्के आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो था आपका सिक्कोपादेय प्रश्न अनुपात समानुपात का। तो ऐसे क्वेश्चन की डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है और पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी देख सकते हैं। तो जिन बच्चों को देखो ऐसा लगता है कि मुझे सर कंसेप्ट प्रॉब्लम है, जो कोई भी चीज़ पढ़ी और अगर आप नहीं देख रहे, वैसे जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए मॉडल पर बहुत मॉक टेस्ट बहुत अच्छी बात होती है। एक मॉक टेस्ट दो डेली देख लो तो आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाते हैं भी। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि जैसे मान लो सिक्कोपादेय प्रश्न उसने कभी नहीं देखा, तो हमारे चैनल पर आप ऊपर सर्च कर लीजिए अनुपात समानुपात, और उसमें सिक्कोपादेय प्रश्न का कंप्लीट वीडियो भी आ जाएगा दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको और देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, और बहुत प्यारा सवाल है। पटवारी मेंस 2016 में भी क्वेश्चन पूछा था और रेलवे में पहले पूछा जा चुका था भैया, 2 एग्जाम ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपसे x प्लस y संख्याओं का औसत पूछा है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाता है भैया, तो मैं संख्या को औसत से गुणा करूँगा भैया, तो x को y स्क्वायर से गुणा कर दो, x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, y को x स्क्वायर से गुणा करो, y x स्क्वायर आ जाएगा। और आप जानते हैं क्या करना है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल कर देंगे अपन, क्या करेंगे x y स्क्वायर y x स्क्वायर बटा हो जाएगा आपका x प्लस y। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई अप्रोच नहीं। अब एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, एक्स वाई बाहर निकाल दिया आपने, तो यहाँ 2 घात किसकी वाई की, तो वाई बच जाएगा। यहाँ 2 घात किसकी एक्स की थी, यहाँ एक्स बच जाएगा। और बटे में लिखा अपन ने एक्स प्लस वाई, ये लो। अब वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई कट जाएगा, एग्जैक्टली आंसर बचा आपका एक्स वाई। मतलब एक्स प्लस वाई संख्याओं का जो औसत है वो हो जाएगा आपका एक्स वाई, मतलब आंसर हो जाएगा आपका एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कंप्लीटली आपके पैटर्न पर 24 क्वेश्चन लेके आए भी है। और 24 क्वेश्चन आप अच्छी तरह जानते हैं, 30 अंक हैं, अच्छा पॉसिबिलिटी है और आपका एग्जाम में अच्छा लेवल बनाने के लिए काफ़ी मदद करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 25 संख्याओं को औसत 18 है, तो देखो वो योगफल मेथड यूज करेंगे। औसत में मैक्सिमम अपन योगफल मेथड यूज करते भी है। 25 संख्याओं का औसत 18 है, योगफल निकाल सकते हैं। 18 चौक 72, 18 पंजा 90, हासिल 9 है ना, 18 दूनी 36, 9 कितना होगा आपका 45, ये हो गया 450। ये योगफल भी निकाल दिया साथ में। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 भी है। प्रथम जो 12 संख्या है उनका औसत 14 है, 14 दूनी 28, हासिल 2, तो ये हो जाएगा आपका 168। तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 12 संख्या को 17 है, तो 17 दूनी 34, हासिल 3, ये 200। अब आप जानते हैं कि 12 और 12 कितना होता है 24, और 25 में 24 घटाओगे तो जो संख्या पूछ रहे हैं ना आपसे 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए, वो अपने आप आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। तो इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, 24 का योगफल होगा इधर, तो 12 का 2 हासिल 1, 7 और 472, ये 24 संख्याओं का योगफल है। और ऊपर जो आपको दे रखा हो 25 संख्याओं का योगफल है। और 25 संख्याओं के योगफल में से यदि आप 24 संख्याओं का योगफल घटा दो तो आपका आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं। तो 405 में से ये घटाओगे तो एग्जैक्टली जो आंसर बचेगा आपका वो आ जाएगा आपका 78। देन आंसर इज 78, एग्जैक्टली पॉसिबल भी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से किया और काफ़ी इजीली किया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। कोई धन साधारण ब्याज किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। बिल्कुल सिंपल बात है। तो कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। स्वयं का 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बता रहा है आपको। तो देखो आपको पता है कि जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें स्वयं का गुना होता है, तो हम इस वेरिएंट को यूज लेते हैं। RT बराबर
ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, जहाँ पर ए बटा बी क्या है आपका जो गुना देता है, ऊपर वाला भाग ए होता है और नीचे वाला भाग बी होता है, और समय दे रखा है आपको टी यहाँ पर, और आर आपसे पूछा है, बाकी सब कुछ दे रखा है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो आर पूछा तो आर ऐसे लिखो, टी 1/4 वर्ष दे रखा है ऐसे लिखो, ए माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा 1, बी का मतलब 40 और गुणा हो जाएगा आपका 100। अब काटना शुरू करते हैं 0 से 0, फिर नीचे 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 10 ही बचा है। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका दर बराबर 10%। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका दर आ जाएगी आपकी 10%, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। मतलब जो आपकी दर निकल के आ रही है ना, जो दर अपन ने निकाली वो 10% आ गई। देखो पूरी तैयारी होने के बाद रेंडमली प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आता है भैया। ये सभी चैप्टर के क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस वीडियो में आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगर रेंडमली प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आता है, आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना बहुत मज़ा आएगा, विदाउट स्किप के एंड तक देखना भी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। क्यों? कारण क्या है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये प्राप्त होगा। तो भैया हमारे तरीके से बात करें अपन तो 5% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका वो 10.25% होगा। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और अपने यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है वो दे रखा है भैया 164 रुपीज़। तो आप कह सकते हैं 1% बराबर हो जाएगा आपका 164 बटा 10.25, ठीक है। अब देखो 100 से दोनों साइड गुणा कर दिया अपन, तो ये लिखा मैंने 100% बराबर 164 बटा, देखो 100 से दोनों साइड गुणा भी कर दिया, ये पॉइंट 2 अंकों का आगे, इसका पॉइंट का 0 कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा भैया। ये सब 2 अंकों का आगे 0 है, मतलब पॉइंट है तो 2 0 और लग जाएगी ऊपर इस पॉइंट की वजह से। ये लो, अब 100% का मान आप जानते हैं कि मूलधन होता है, हाँ ना, ब्याज दे रखा था आपसे, और किस राशि मतलब मूलधन पूछा है। अब काटते आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर आपको 25 का फाड़ा था बोलो 4 बार, 25 चौक 100, 25 कम 25, ठीक है। अब ये 4 बार कटेगा क्योंकि कटने वाली संख्या है 1 बार, अरे 4 बार कट गया, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, अरे पीछे 2 0 ऐसे कैसे लगा दो। तो वह धन उस जिस राशि के अपन चर्चा कर रहे थे वह मूल राशि 1600 रुपये था भैया। मूल राशि कितनी थी आपकी 1600 रुपये। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 1600 रुपये। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, उस स्क्रीन पर गौर से देखिए। वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा, ठीक है। तो वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा। तो आप जानते हैं का 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर अपन निकालते हैं तो 30% आता है भी, और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं अपन निकालेंगे तो 33.10% आता है। तो अगर आप देखना चाहें तो साधारण प्रश्नों में मिल जाएगा हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के, अगर आप क्लास लें तो वहाँ देख सकते हैं। और अगर आप जिस भी तरीके से पढ़ा तो पॉसिबल है देखो। तो इन दोनों का जो अंतर है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, बहुत जोरदार तरीका है। तो अंतर कितना दे रहा है 3.10%, और अंतर दे रहा है अपन को 31 रुपये। ये लो, तो बताओ 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका 31 बटा 3.10 रुपये, और मूलधन होता है 100% आपका बराबर 31 बटा, हाँ ना, ये 100 से दोनों साइड गुणा कर ही दिया। अब नीचे 3.10 है, देखो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो 310 लिख देता हूँ, 2 अंकों आ गए, इसका 0 ऊपर लग जाएंगे 2, तो 2 0 और एक्स्ट्रा है जो ऊपर लगा दीजिए, ये लगा दिया मैंने, ये पॉइंट की वजह से लगी है। अब आप कह सकते हैं ये मूलधन है, इसको कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर आ जाएगा भैया। कैलकुलेट करते आंसर आ रहा है 0 0 कट गया, 31 से 31 भी कट गया, तो ये हो गया आपका 1000, मतलब मूल राशि कितनी आ गई आपकी 1000। तो अंतर वाले क्वेश्चन की जो डिमांड बहुत ज़्यादा बनती है, आपको पता चतुश्रेणी कर्मचारी में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन की लिमिट होती है, कम होते हैं, वहाँ पर अंतर वाले क्वेश्चन के पूछने के चांस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं भी, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, लाभ आने टॉपिक से दिख रहा है। 12 कॉपियों को बेचने पर विक्रेता 2 कॉपियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है भैया लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य बराबर गुणा 100। तो 2 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ तो आपको दे रखा 2 कॉपियों का, और गुणा 100 से तो करते हैं अपन, और नीचे क्रय मूल्य का भाग लगते हैं। तो 12 कॉपियाँ बेचने पर
ये तो दे रखा है विक्रय मूल्य, 2 कॉपियाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने खरीदोगे भैया, 10 खरीद के 12 बेचोगे तभी 2 का लाभ होगा, तो खरीदी हुई कितनी होगी, 10 होगी। एग्जैक्टली आंसर है एक लाइन में। 2 से काट दीजिए आप 5 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो आंसर हो जाएगा आपका 20%, मतलब 20% प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब 20% का लाभ देखने को मिलेगा। ये पहले टाइप से साधारण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात है नहीं, तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, आसानी से कर सकते हैं अपन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, देखो सुनो। एक लड़के ने 25 रुपये के 20 की दर से अंडे खरीदे, 25 रुपये के 20 की दर से अंडे खरीदे और 18 रुपये के 15 की दर से बेच दिए। तो 18 रुपये के 15 की दर से बेच दिए, 30 सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो बिल्कुल सिंपल सवाल आप कर सकते हैं। पहले इसको लिखिए, ये वाला, फिर इसको लिखिए, और हमेशा बाद वाले का ही भाग लगा देते देखो, तो लाभ आने का एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 18 दूनी कितना होता है, 36, माइनस 15 का पाड़ा बोलिए, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30, 37, ये लो। और बटा भाग हमेशा उसी का लगता है जिसका बाद में बोला जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी बाद में बनती है, ठीक है। तो 375 गुणा 100, ठीक है। अब जो कट रहा है उन सबको काट देंगे, उधर कितना बच रहा है बताइए, माइनस का 15, माइनस में बच रहा है, इसका मतलब हानि है 375 और गुणा 100। अब जो कट रहा है उनको काटते हैं भैया, तो 15 से काट देते हैं, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। अभी आ जाएगा आपका 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो माइनस का 4%। माइनस का 4% का मतलब आप समझते ही का 4% की हानि देखने को मिलेगी आपको। माइनस का 4% का मतलब आप समझते हैं का 4% की जो हानि है वो आपको देखने को मिलेगी, मतलब 4% की हानि हो जाएगी। करेक्ट है भाई, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आंसर जो होगा आपका वो 4% की हानि हो जाएगी। ये भी लाभ आने का क्वेश्चन है, लेकिन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छी लैंग्वेज है, अच्छा पेरेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। अब स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपको, उसको गौर से देखिए। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क का मरम्मत करते हैं। ये MDH के ऊपर क्वेश्चन है भैया, इसमें जो लग रहा है वो ये अप्लाई हो रहा है। जो काम आए उसी को काम में लेते हैं। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये है भैया। तो पहले कितने आदमी थे, 639 आदमी थे भैया, और कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। कितने घंटे काम किया, 5 घंटे। ये समय और कार्य से क्वेश्चन आ गया भैया। बाद में कितने आदमी, 30 आदमी। कितने घंटे तक काम किया, 6 घंटे तक। और कितने दिनों तक करेंगे वो पता नहीं, तो ये पूछा आपसे कितने दिनों तक करेंगे। बिल्कुल सिंपल एक लाइन में कर सकते हैं अपन। अब जो कट रहा हूँ काट दो भैया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 से काट दो कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से काटो 1 बार, अरे 3 बार, 3 से 1 बार, 2 तिर 6, 1 तिर 3 और 3 तिर 9। तो इधर दिन बच गया, इधर बच गया 213। तो आपका आ गया 213 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बताओ, 213 दिन लग जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल इवेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा वेरिट वाली बात नहीं है। तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से पॉसिबल। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। ये भी समय और कार्य में नल टंकी क्वेश्चन है, क्योंकि जब समय और कार्य सिलेबस में देता है वह नल टंकी अपने आप आता है, वे ध्यान रखिएगा। ए और बी जैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी बोल चुका है, कई बच्चे टॉपिक को छोड़ के गए, उनका दिक्कत हो सकती है भी, ठीक है। ए और बी 2 पाइप एक होज को क्रम से 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो होज भरने में कितना समय लगेगा। देखो दो पाइप है मेरे पास, ए और बी। ए की क्षमता है 1/20, तो दिनों का उल्टा एक कार्य क्षमता होती है। अब बी की क्षमता है 1/25। अब क्या कह रहे हैं देखो सुनो, सबसे खास बात, दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया। तो भैया ये तो सिर्फ 5 मिनट ही चला, क्योंकि 5 इसको बंद कर दिया, ये 5 मिनट बाद बंद कर दिया। अब मान लो टंकी बनने में एक समय लगा हो, तो ये तो बेचारा एक तक ही काम करेगा, ये थोड़ी बंद किया। बंद तो किसको किया बताओ, बी को बंद किया। तो होज भरने में लगने वाला समय होगा। होज भरने में लगने वाला समय आपसे पूछा है, माना होज भरने में एक समय लगा, बेचारा जब तक समय होज भरेगा तब तक ये काम करेगा, इसको एक समान लेंगे, ठीक है। तो चलो करो, तो ये 1/25, इसकी क्षमता को जितने दिन काम करते हैं उससे गुणा करते हैं। इसकी क्षमता को भी जितने दिन काम करता है, मतलब 1 किया तो पूरा दिन का करते हैं बराबर, और बराबर 1 कर दिया, क्योंकि पूरा काम 1 होता है, ठीक है। 5 से काट दो, 4 कितनी बार, 5 बार, अल्लाह से ले लीजिए आप 20 आ जाएंगे। 4 बार, 1 बार दिया तो x बराबर 1,
ये उधर चला जाएगा तो 4 + x बराबर 20, उधर जाकर माइनस का करोगे x बराबर आ जाएगा 16। तो पूरा काम 16 दिन चलेगा भैया। अगर पूरे काम की बात करें तो 16 दिन चलेगा, मतलब पूरा होज भरने में कंप्लीटली 16 मिनट का टाइम लगेगा। मिनट दे रखा तो मिनट की बात कर लो, पूरा होज बनने में 16 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर यूँ बोलता शेष होज बनने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो फिर क्या करते अपना 5 और घटा देते, 11 आंसर आ जाता भैया। लेकिन पूरा होज बनने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पूरा होज बनने में 16 मिनट का समय लग जाएगा भैया। तो दो तरह की क्वेश्चन पॉसिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है, और शेष पूछता तो 5 घटा देता फिर मैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है 3 कारों की चालें दे रखी है। देखो हमेशा याद रखना आपका, जब दूरी कांस्टेंट हो तो आपको दूरी यहाँ कांस्टेंट दे रखी है, दूरी फिक्स दूरी है, सबके लिए दूरी बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि जब भी कभी चालों का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछे, या समय का अनुपात देकर चालों का अनुपात पूछे, तो उल्टा करना होता है और कुछ भी नहीं, उल्टा करते आपका आंसर आ जाता है। तो आपको समय का अनुपात चाहिए तो चालों के अनुपात का उल्टा कर दो। अब लस तो आपको आता है, लस ले लीजिए आप। लस से कितना जाए गुणाई करना है, 60 आ जाएगा। 3 का भाग 2 कितनी बार 60 लिख दिया अपन ने, 3 का भाग 2 कितनी बार 20 बार, 4 का 2 15 बार, और इसका 2 12 बार। एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ रहा है आपको कितना आ रहा है, 20:15:12। छोटा सा सवाल है, एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 20:15:12। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। ये छोटा सा सवाल था समय चाल दूरी का। अगला क्वेश्चन भी समय चाल दूरी का नोटिस कर रहे होंगे आप। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री 1 मिनट में 21 टेलीफोन के लट्ठे गिन सकता है। लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर है। तो एक बात आपको बता दें का समय दे रखा सबसे पहले 1 मिनट। 1 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/60 घंटे होगा भैया। ये तो समय आ गया 1/60 घंटे, ये समय लिख दिया अपन ने। और लट्टों की बात करें अपन, देखो 21 लट्ठे तो मैं बोर्ड पर बना नहीं सकता आपके सामने, मैं 5 बना के एक खास बात बता देता हूँ आपको। ये 5 लट्ठे बना दें, 2 लट्टों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बताओ, 50 मीटर है ना। अब ऐसे 21 लट्टों के बीच में 20 काम आएंगे। देखो 5 लट्टों के बीच में 4 दूरी है, 5 लट्टों के बीच में कितनी दूरी है, 4। इसी प्रकार से 21 लट्टों के बीच में कितनी दूरी आएगी, 20 दूरी आएगी 20, और 20 को 50 से गुणा किया तो 1000 मीटर, और 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। ये दूरी आ गई, समय आ गया। तो चाल बताना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 1 और समय 1/60। 60 को पलटा मार के ऊपर गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर/आवर। ये आगे में ट्रेन की चाल। तो 1 कम लेते हैं हमेशा, जैसे 21 बोला है तो आपको 20 लेना पड़ेगा। देखो आप दूरियां 1 कम आती है पहले, तो अपन कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जैक्टली आंसर क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लसर मासा का क्वेश्चन अभी। अगर आप गौर देखो तो मासा पूछा है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कई बच्चों को, सर जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आए तो क्या निकाले, हमारी दिक्कत हो जाती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर जो पूछा उसको पहले निकालो। जैसे ऊपर वाला हंस दे रखा है तो ऊपर म से पूछा तो हंसों का म से निकालो, जो पूछा उसका ऊपर वालों को निकालो, और जो नहीं पूछा वो नीचे वालों को निकालो। जैसे लस है, 3 नीचे वाली संख्याओं का आप ला से निकाल देंगे, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। म से क्या होता है, कॉमन मान। तो बताओ ऊपर वाली संख्या में कॉमन क्या आएगा, आपका 1 आएगा। अब नीचे लस आएगा। लस ऐसी संख्या होता है जिसमें सबका भाग चला जाए। जैसे अपन बात करें आपके सामने 35 की, तो 35 का भाग अगर दोगे आप, इसमें 210 में भी जाएगा, 21 का दोगे इसमें जाएगा, और 14 का भी जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब 210 कह सकते हो आप। कितना कह सकते हैं, 210। और 120 में अगर आप भाग देने जाओगे तो 120 में देखो 7 का भी चल जाएगा, लेकिन 14 का भाग जो दोगे आप तो पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ेगी भैया। तो 210 में सबका ही जा रहा है, 210 दे सकते हो आप। तो एग्जैक्टली आंसर होगा 1/210, बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर। देखो एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या बताइए। देखो माना वह संख्या x है, तो x को गुणा करना था भैया 3/2 से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुणा करने की जगह उस संख्या में उस संख्या का भाग दे दिया, और गुणा करने की जगह जब भाग दिया ना तो अंतर प्राप्त हो गया भैया 10। कितना प्राप्त हो गया, 10। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, बोले x ज्ञात कीजिए। अब 2 को पलटा मार के ऊपर भेज दो, ये तो हो गया आपका 3x/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2x/3 हो जाएगा, और बराबर 10। अब ला से ले लो, ला से कितना आ जाएगा आपका 6। 2 का भाग दो 3 बार तो 9x, 3 का भाग दो 2 बार तो 4x, और बराबर हो जाएगा आपका 10। ये 6 को इधर कैंची गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9x में 4x गया, कितना आ गया 5x।
बराबर लिखो 10 गुणा 6, 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा आपका 12। एग्जैक्टली वह संख्या हो जाएगी 12, आपकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 12। तो एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका 12, मतलब वो संख्या हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। त्रिभुज का क्वेश्चन है, मतलब सेक्ट्रिपल का क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की सेक्ट्रिपल दे रखा है, उसकी भुजाएं दे रखी है और आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जब अनुपात में राशियां दे तो उनको x से गुणा करते हैं। तो सबसे छोटी भुजा 3x, उससे बड़ी 4x और उससे बड़ी होगी 5x, और 3, 4 आपस में पाए तो इस पर में लगती भी, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो 2 छोटी भुजाएं लंब और आधार कहलाती भी है, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप, सेक्ट्रिपल क्या होगा आपका 1/2 आधार इंटू लंब, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज के लिए सेक्ट्रिपल बराबर 216। अब काट दो, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से काटो 1 2 2, 8 2 16, और 3 से काटो 3 3 9 और 6 3 18, तो x स्क्वायर बराबर 36, और ये 36 x बराबर हो जाएगा आपका 6। x बराबर कितना आ गया 6, ये तो x का मान आया भी। अब आपको क्या कि परिमाप निकाला तो सारी भुजाएं चाहिए, तो यहाँ पर x का मान रखोगे आप, इसमें रखो पहले वाले में, या सबको जोड़ दो। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है, तो सबको जोड़ दी जाओ। तो 5x 4x और 3x कितना हो गया आपका 12x, ये लो, ये 12x हो गया। इसमें x का मान रख दीजिए आप 6, तो 12 छंग कितना हो जाएगा आपका 72। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 72। आंसर क्या हो जाएगा आपका 72, मतलब 72 आंसर हो जाएगा इसका। मतलब परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, मतलब बाउंड्री परिमाप कहलाती है। तो ये हो गया आपकी बाउंड्री। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। 2 शंकुओं के आयतनों का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, ये 2 शंकु ले लिया अपन ने, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 ऐसा होता है। तो ये इस प्रकार का रिलेशन बन के आता है जब बनाओगे आप ऐसा, और ये ऊंचाइयों में अनुपात, इसमें जो दे रखा है वो रख देंगे। तो आयतनों में अनुपात दे रखा है 2:3, ये लो, और उनके आधारों की त्रिज्या में अनुपात दे रखा है 1:2, ये आधारों की त्रिज्या में अनुपात। ऊंचाई में अनुपात आप सब ऊंचाई निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो देखो, ये 1/4 हो जाएगा, ये ऊंचाई ऐसे कैसे लिख दी, इसको 4 को इधर गुणा करना पड़ेगा, कट नहीं रहा भैया, ये हो जाएगा आपके सामने 8/3। तो ये होगा आपका 8/3 ऊंचाइयों में अनुपात। तो ऊंचाइयों में अनुपात हो जाएगा आपका 8:3, 8:3, मतलब ये ऊंचाइयों में अनुपात होगा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बात करेंगे अपने 20 नंबर की। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनो। यदि किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर हो, तो उसमें रखे जा सकते बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो एक घनाभ में सबसे बड़ा गोला जब रखते हैं ना, सबसे बड़ा जो गोला रखते हैं अपन, उसका व्यास उसकी सबसे छोटी भुजा के बराबर होता है। तो उसकी सबसे छोटी भुजा 14 मीटर भी है, तो व्यास जो है ना आपका वो 14 मीटर के बराबर होगा, मतलब 2r बराबर 14, मतलब r बराबर आ जाएगा आपका 7। अब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात करें हम आपके सामने, तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4πr²। और यहाँ पर अगर हम बात करें, वैल्यू रखें 22/7, 7 × 7 ऐसे रखें, 7 7 कट गया 154 हो जाएगा, और 4 को जैसे आप 154 से गुणा करेंगे, एग्जैक्टली आंसर होगा 616 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट आंसर होगा 616 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली डिनोट कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब हो गया भैया आपको। ठीक है, और आगे देखो और क्वेश्चन कैसा बनेगा। अगला क्वेश्चन जो आपका एलजेब्रा टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको ओबेनिस्ट गुणनखंड बताना है, मतलब दोनों के गुणनखंड निकालना है और दोनों में जो कॉमन गुणनखंड आ जाए वो आपको जवाब देना है। ये काम आपको करके देना है। ठीक है, तो 7 कैसे टुकड़े करो, और जोड़ने पे क्या आ जाए आपका 7 और गुणा करने पे ये, तो 5 और 2 हो जाएगा भैया। तो मैं लिख रहा हूँ x² 5x + 2x + 10, 2 के जोड़े बनते ही हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x + 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x + 5, x + 5 दोनों में से कॉमन ले लो, x + 5, ये हो जाएगा x + 2, ये तो हो गए इसके गुणनखंड। इसी प्रकार इसके भी 3 के टुकड़े कर लो यहाँ पर, तो 5x और 3x हो सकते हैं, -5x और प्लस का 3x, न 2x, सॉरी 2x लेना पड़ेगा जब ये तो गुणा होगा। 2x, 5 दूनी 10 आ जाएगा गुणा करने पर, और घटाने वापस में आ जाएगा।
ले लो, दो दो के जोड़े बना दो इसमें, वापस x कॉमन ले लो, x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, ये लो, और x प्लस 2 यहाँ आ गया। अब इन दोनों में देखो कौन सा गुणनखंड कॉमन अगर देखोगे आप, तो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 दोनों में भी है, तो कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो गया आपका, x प्लस 2 दोनों में है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया आपका x प्लस 2, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब आ जाते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पॉसिबल होते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन है आपके चार्ट के ऊपर है डायरेक्टली, तो 22 और 23 दोनों आयत चित्र को रीड करना पड़ेगा अच्छे से आपको, और आयत चित्र को रीड करने के बाद नीचे देंगे, आयत चित्र नीचे दे रखा है, आयत चित्र को देखने के बाद इन दोनों क्वेश्चनों को जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इसमें लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और आयत चित्र पर पहुँचते हैं। पर देखो, उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, ये बोल रहा है उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो चलो देखते हैं कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो ग्राफ से पता चलेगा कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। अगर नोटिस करो तो ये छात्रों की संख्या दे रखी है, कुल कितने छात्र शामिल हुए तो वो देखना पड़ता है। यहाँ पर जो ग्राफ है इसमें ये 8 है, यहाँ पर 8 के सामने तो 8 होगा, 20 के सामने 20 है, चेक कर लेते थोड़ा सा, 8 के सामने 8 है, ये 4 है, कुल कितने शामिल है जोड़ लेते हैं अपन। देखो 4 और 8 कितना होगा 12, ये कितना होगा आपका 28, 28 और 28 56, और 56 है 76, और 76 और 8 जो हो जाएंगे आपके भैया 84, तो 84 कह सकते हो आप, 84 टोटल बात करें अपन तो 84 आ जाएगा। कितना क्या बताओ 84 है ना, बारंबारता छात्रों की संख्या, ठीक है। तो 84 शामिल हुए, कुल कितने छात्र शामिल हुए, तो 84 एग्जैक्ट आंसर आपका, जो अपन ने जोड़ के भी आपके सामने लिखा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न ग्राफ में से पूछेगा ना, तो 1 या 2 पूछ सकता है, 2 भी पूछता है। यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तरांक 30 हो तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। न्यूनतम उत्तरांक देखो दे रखा 30 हो, कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए ऐसे बोला है, कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए देखो आप, पास होने के लिए 30 तो चाहिए से आप, तो अनुत्तीर्ण नीचे वाले सब अनुत्तीर्ण हो गए, अगर 30 नहीं आएंगे तो फिर देखो कितने हो गए 28 से कितना हो गया 58, और 8 कितना हो जाएगा आपका 66, देखो जोड़ो, ये देखो जोड़ो 48 सॉरी, और ये 56 हो जाएगा, तो 56 अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो चेक कर सकते हैं अपन, एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल है तो वो ले सकते हैं अपन। देखो 56 ये लो, तो 56 हो गए आपके अनुत्तीर्ण, बिल्कुल सिंपली ये हो गया 22 नंबर 23 नंबर का कंप्लीटली जवाब। एग्जाम में पाई चार्ट आ सकता है, लाइन डायग्राम आ सकता है, रेखा चित्र भी आ सकता है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं भैया, ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, निर्देशक ज्यामिति जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो निर्देशक ज्यामिति कैसा क्वेश्चन है, किस प्रकार का, उसके बारे में बात करेंगे देखिए, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी वो भी बात करेंगे। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जो शीर्ष दे रखे हैं आपको, तो द्वारा दिए गए हैं, तो क्षेत्रफल पूछा है। तो एरिया जो होता है ना उसका सूत्र होता है भैया, और सूत्र क्या होता है देखो सुनो, ये होता है x1 y3 माइनस y1 प्लस x2, है ना, यहाँ शुरू हो रहा है y1 माइनस y2, ऐसा x3 और y2 माइनस y3, ये सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र में जो वैल्यूज है वो आपको पता है, इसे x1 y1 है, x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू निर्देशांक है ये, और x3 y3 की वैल्यू है। ये वैल्यू सब दे रखी है, बस उठा के आपको रखनी है, और रखते ही आपका आंसर पॉसिबल है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज के निर्देशांक, बस मान रखना है और आंसर पाना है। तो मान तो रखेंगे और आंसर भी पाएंगे। देखो तो गौर से देखिए, ये लो, तो बताइए x1 का मान कितना दे रखा है 1, x1 का मान रख दे 1, y3 कितना है 1, और y1 कितना है 2। वेरी गुड, देखते जाइए। x2 देखो -4, x2 -4 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस लिख देते हैं, -4 दे रखा है, ये लो। अब y1 माइनस y2, तो y1 कितना आपका 2 माइनस y2, तो प्लस हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, ये लो। साथ साथ सॉल्व कर, x3 कितना है 4, ये लो, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 -3, और y3 कितना है ये, है ना। तो इस प्रकार से ले लिया, बस अब कैलकुलेट करना जिसमें आपका आंसर आ जाएगा।